हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी पे। साइंस की क्लास है, साउंड चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट 2 है, जो कि लास्ट पार्ट है एमसीक्यू का साउंड चैप्टर से। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास पे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? किसका? ध्वनि का प्रभाव कहाँ पर? मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड या 1/2 सेकंड? दोस्तों बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकंड, यानी कि 1/10 सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? आपको पता है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रतिध्वनि मतलब क्या है? परावर्तन, जाके वापस लौट आना। ठीक है। एक अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं कि डबल, कहते हैं ना डबल ध्वनि, कॉल किया था उनको और डबल वॉइस आ रही थी उनकी। ठीक है, तो वो मिक्स वॉइस जो आती है, डबल वॉइस, उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, कारण क्या है? ऑप्शन से अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और नोटा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? आपको अगर ये प्रैक्टिकल करना है तो कर लीजिएगा कि आपको अपनी प्रतिध्वनि सुननी है तो परावर्तक यानी किसी भी दीवार से हम कितनी दूर खड़े हों ताकि वह हमें अपनी ध्वनि हमें सुनाई दे। ऑप्शन 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या 100 फीट। दोस्तों क्या है आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56 फीट। तो इसको आप 56 फीट मेजर करके आप स्टैंड हो जाइएगा। उसके बाद आप चेक कर, मैंने प्रैक्टिकल किया है और ये वास्तविक में ही सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। स्टेथोस्कोप जो होता है वह किस पर? परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप नोट करके लिख लीजिए। क्या करना है आपको? नोट करना है। ये लिख लीजिए, इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले साइंस की क्लास से, जो भी क्लासेज हुई हैं पहले की भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? अब तो वैसे लेस देन हो चुका है, लेकिन फिर भी दादा बाबा लोग गांव में, इस समय मैं भी गांव में हूं तो देख रहा हूं, जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं 75+ वाले, वो लोग सुनते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ की दादाजी जब भारत और किसी अन्य देश का मैच आता है तो अपने झोले में, साइकिल में झोला टांगेंगे और उसमें रेडियो रखेंगे और घूमने के लिए चल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है जुनून, जोश। ठीक है, कुछ सुनने, जानने, पढ़ने का जरिया, तरीका। आप लोग भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि अपनी जो भी पढ़ रहे हैं उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करें, कोचिंग आते वक्त, मार्केट जाते वक्त। ठीक है, उसको कान में लगा के उसी चीज़ को सुने जो आपने पढ़ा, रिकॉर्ड किया, ताकि आपको अच्छे से वो पढ़ाई याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, संभव कारण क्या है? अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण या विस्पंद के कारण या व्यतिकरण कारण या विवर्तन कारण। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण। एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, जाइएगा मत। कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो वह भी अनुनाद, अगर का ऐसा क्वेश्चन बने तो उसमें भी अनुनाद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कभी आप लोगों ने सुराही भरी है? भरी होगी तो आवाज़ सुनाई देगी। तो वह विशेष प्रकार की जो आवाज़ है वह अनुनाद के कारण सुनाई देती है। तो कई क्वेश्चन बनते हैं, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण के इसका अनुनाद का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को यह ध्वनि नहीं सुनाई देती, कारण क्या है? यार जब दोनों आपस में बचेंगे तो आपस में टकरा के वो उसी में गूंजते रहते हैं। यानी अगर हम देसी भाषा में कहें तो नाचना। ठीक है, एक चक्कर में नाचना। आपने भंवरा देखा होगा ना, नदियों में, जल तालाबों में भंवरा, तो कहें भंवरा आ गया उसमें मत जाना। ठीक है, तो उसी प्रकार से ध्वनि नाचती रहती है, हमें इस पर सुनाई नहीं देती है, वो टकराती है। कारण का हो जाएगा परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या नोटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है कि मैंने पढ़ा था कि समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। ठीक, कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वो इसी कारण व्यतिकरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां,
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहता है? यदि ध्वनि स्रोत है कोई, उसकी आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होता है वह क्या कहलाता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव या नोटा? तो आपने पढ़ा होगा डॉपलर प्रभाव साउंड के लिए सबसे बेस्ट है। कोई भी प्रभाव पूछे तो मैक्सिमम टाइम डॉपलर प्रभाव को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है। हमारे पास आ रही है रेलगाड़ी, उसकी जो सीटी बज रही है, जितनी जितनी पास आती है उतनी उतनी आवृत्ति बढ़ती जाती है। घटना का कारण क्या है? ठीक है, तो यह घटना जो होगी या भी डॉपलर प्रभाव के कारण ही होगी। ठीक है, इसी संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सही ध्वनि का वेग? इनमें बताना ध्वनि का वेग का जो सही जोड़ा है इसमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपका। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं, यानी कि ध्वनि का जो वेग है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, या गैसों में अधिकतम मैक्सिमम और द्रवों में मिनिमम यानी न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम एवं द्रवों में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी बार आया हुआ है आपके लिए। आप देख लीजिएगा, RRB 2012, CDS में मिले, मुझे एक दिन में सॉल्व करा था 2016 में। ठीक, CGL में 2 से 3 बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपको UP PCS लेवल में भी मिलेगा। मुझे मिला था ये शायद 2009 या 10 के आसपास का पेपर था, वो कुछ दिन में सॉल्व करा था। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, तो इनमें से क्या है जिसका प्रयोग हम रात्रि दृष्टि उपकरण में करते हैं? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या नोटा? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण में नहीं कर सकती? 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है। कौन सी तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती हैं? अच्छा ठीक, ये काट दीजिए आप। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती या शून्य में नहीं चल सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इनमें से कोई भी नहीं चल सकती। बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं करती है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? बदला हुआ रूप, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात यानी कि शून्य कुछ भी ना हो उसमें भी नहीं चलती। आपसे पूछ सकता है इस प्रकार से भी। ठीक है, शून्य वाला, ठीक है, देखो ये शून्य वाला, और दूसरा प्रकार ये होगा निर्वात वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पराध्वनिक विमान ... नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो पराध्वनिक हमारे विमान है वह किस प्रकार की तरंग पैदा करता है? संक्रमण तरंग पैदा करता है, पराश्रव पैदा करता है, अनुप्रस्थ पैदा करता है या फिर नोटा? दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव तरंग। बिल्कुल एकदम सही और एकदम सही आंसर है भैया। ठीक है, याद रखना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एकॉस्टिक विज्ञान है, एकॉस्टिक जो विज्ञान है किसी से संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या धातु से संबंधित है? सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी इसकी बात देख लें। देखो तो मैं बता देता हूँ, RRB 2009, अभी रिसेंटली LP में मुझे 3 पेपर में 3 सेट में मिला था ये जो आया हुआ है। ठीक है, पिछले आपका ग्रुप D था, मिला था। SSC के CHSL में मुझे मिल चुका है। अभी CGL में ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला है, CHSL में मिला है। और MTS में भी, हाँ शायद MTS में एक बार मिला था शायद। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित, शायद आपने पहली बार सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्य किस ध्वनि तक सुन सकता है? कहने का मतलब ये 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या 100 डेसिबल। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं DB, इससे प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 16, निमग्न यानी कि क्या मतलब है? निमग्न मतलब जल के अंदर, जलमग्न, जल में मग्न, जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा? राडार, सोनार, क्वासर या स्पंदक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से कि वह उपकरण, ऐसे क्वेश्चन एक मिला था मुझे कि ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या? देखो ध्वनि तरंग यहाँ हो गया, अगर इसी जगह आप देख दिए रिजुरेखन,
तो भी ये आंसर हो जाएगा। रेडियोरेखन की पहचान के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो सोनार प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि मेघ गर्जना होती, कुछ लोग मैं डर गया, नहीं वो डर तो रहे आप, लेकिन स्पेशली यार मैं तो करता हूँ भाई, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो अब करिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इससे हानि हो सकती है हमारी बॉडी को, ठीक, कानों को हमारे नुकसान हो सकता है। ठीक है, जब भयंकर मेघ गर्जना हो रही हो तो डर को दूर कर सकें, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए किसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मुंह खोलते हैं कि जो हमारी ध्वनि गर्जना आ रही है मुंह से भी आए और कान से भी आए तो बराबर हो जाए। ठीक है, दूसरा ये भी बनता है कि कान से आए मुंह से निकल जाए। ठीक है, वैसे अभी मुझे इसका कोई सेटिस्फाई इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, मैं काफ़ी दिनों से इस पर लगा हुआ हूँ, खोज रहा हूँ कि क्या होता है कि निकलता है कि उसको अंदर लेते दोनों तरफ से। ठीक, मैं इसको रिसर्च है किसी दिन एक दिन और क्लास में क्वेश्चन लाके पूरा इसको मैं बता दूंगा। ठीक, परेशान नहीं होइएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो, ये लग रहा हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है, आप मुझसे संतुष्ट हैं मेरी मेहनत से, तो आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि जो भी मेरी जीके की जानकारी, जो भी मैं आपको 0% या 0% में आपके जीवन में जो भी लाभ दे पा रहा हूँ, वह लाभ आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्या करना है, एक तो लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा क्या करना है, तीसरा शेयर करना है। 3 चीज़ें काम करना है। क्वेश्चन क्या हमारा कहता है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तरंग दैर्घ्य, विस्तार, आवृत्ति या तीव्रता। तो कौन सा प्रभावित होता है, आवृत्ति। दोस्तों आपको पता होगा अभी कितना बजा है, नहीं पता होगा ना, मैं ये रिकॉर्ड का, मुझे कल व्यस्तता थोड़ी, मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, तो ये अभी टाइम हो रहा है 2:13। ठीक, कब, रात्रि के 2:13 आपके लिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप शायद ही कोई जग रहा होगा इनमें से, जो क्लास देख रहा होगा अभी शायद ही कोई इस टाइम तक जगता होगा। ठीक है, तो ये है मेहनत मेरी आप लोगों के लिए समर्पण। अब आप लोग क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन है हमारा, किसी संगीत की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, मुहों में, हेनरी में, लक्स में, डेसिबल में। भी मैंने बताया डेसिबल में ये प्रतीक होता है। ठीक है, ये भी दे दे तो आश्चर्यचकित मत होना, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20, अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादित किया था किसने ने, डॉपलर, न्यूटन, सेबिन, लाप्लास। यहाँ पर डॉपलर मत लगाना, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबिन। ठीक है, ये हमारी लिंक्स वगैरह दी गई हैं। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।